आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के बारे में, अनुच्छेद 3 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान किए गए हैं वो है कि संसद को ये शक्ति है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान में विद्यमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल, उनकी सीमा और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद के पास ये शक्ति है कि राष्ट्र के अंदर जो भी राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है और दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का सर्जन कर सकती है या एक विशाल खंड वाले राज्य को दो अलग राज्यों में विभाजित कर सकती है। ये तमाम शक्तियां हैं वो संसद के पास हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किस में निहित है, तो आपका जवाब क्या होगा? भारतीय संसद के अंदर निहित है। अब बात करते हैं कि ये प्रक्रिया कैसी होगी और संविधान सभा में जब ये आर्टिकल लाया गया, इस पे बहस हुई, तो सबसे मुखर जो वक्ता थे केटी शाह ने इसके बारे में अपना क्या राय रखी और उसी के आधार पर आज ये प्रोसीजर हम अपनाते हैं। तो देखिए, जब ये बिल रखा गया आर्टिकल 3 को लेकर जब वाद विवाद शुरू हुआ तो केटी शाह कहते हैं कि भाई, जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, उसका क्षेत्रफल बदल रहा है या उसका नाम बदल रहे हो या नए राज्यों का निर्माण कर रहे हो, तो वहां पर रहने वाले लोगों की राय को जानना जरूरी है। सबसे पहले वहां पे एक रेफरेंडम होना चाहिए, वहां के लोगों की जानकारी, उनकी सहमति होना जरूरी है। पर इसी पर केटी शाह कहते हैं कि मैं मानता हूं कि इतने भूखंड के ऊपर इतने लोग निवास करेंगे, उनकी राय को कैसे जाना जाएगा? तो उसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि वहां पर जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, यूं कहें वहां के विधानमंडल से हम राय ले सकते हैं। अब देखिए, इसी बात को आधार मानकर जब आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है तो सबसे पहले कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले उसकी राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, याद रखना। तो आर्टिकल 3 के तहत अगर हम किसी राज्य का निर्माण करते हैं, राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं या राज्य का विभाजन करके नए राज्यों का सृजन करते हैं, तो वो बिल सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होगी, उसके बाद ही उसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। अच्छा, राष्ट्रपति क्या करेगा? दूसरा पॉइंट इसका समझना, राष्ट्रपति संबंधित राज्य, जो राज्य प्रभावित हो रहा है, उसके विधानमंडल को ये विधेयक पर भेजेगा और उनकी राय जानेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा उनकी राय जानने के लिए। ठीक, अब एक बात यहां समझनी है कि राष्ट्रपति या संसद संबंधित राज्य के विचार, सहमति या असहमति को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी राज्य में नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन किया जा रहा है और राष्ट्रपति ने वो विधेयक संबंधित राज्य को भेजा, तो वहां की विधानमंडल उस पर सहमत है या असहमत है, इस बात को मानने के लिए न तो राष्ट्रपति बाध्य है न संसद बाध्य है। लेकिन दूसरी बात समझना, ये बिल किसी सत्ता दल के द्वारा लाया जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये संसद में पेश किया जाता है, तो संसद को ये पावर है कि वह इस बिल पर अपनी राय रखे और सहमति और असहमति दर्शाएं। अगर ये बिल लाने के बाद रद्द हो जाता है और फिर पुनः इसको संसद में पेश किया जाता है, तो याद रखना, जितनी बार भी संशोधन होकर यह बिल संसद में पेश किया जाएगा, उतनी बार संबंधित राज्य को भेजा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में है आपको? ठीक है, तो आप यहां से कंक्लूजन क्या लेंगे कि आर्टिकल 3 है वो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम परिवर्तन से संबंध रखता है और ये पावर किसको है? भारतीय संसद के पास है। और संसद में बिल प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य को यह विधेयक भेजता है और समय निर्धारण करता है, उस समय के भीतर राज्य को अपनी राय देनी होगी। ठीक है, और राय के लिए राष्ट्रपति और संसद बाध्य नहीं होंगे। तीसरा मेन पॉइंट जो होगा वो ये है कि संसद इस पर अपनी राय दे सकती है, अपनी सहमति असहमति दर्शा सकती है। चौथा पॉइंट आपको ये समझना है कि जितनी बार भी इसमें संशोधन होके आएगा, ठीक है, उतनी बार संबंधित राज्य को विधेयक भेजा जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात यह आती है कि आर्टिकल 3 में यह कहा गया कि राज्यों की विधानमंडलों की जो राय है उसके कोई मायने नहीं है, बस पूछा जाना है उनसे। तो यहां पे एक सवाल उठ के आता है कि हम तो भारत को संघवाद की अवधारणा का पालन करने वाला मानते हैं, हम तो फेडरल मानते हैं, और फेडरल का मतलब यह है कि जितनी पावर केंद्र को उतनी पावर ही क्या है?
राज्यों को भी है। लेकिन आप यहां क्या देख रहे हो कि इतना बड़ा काम हो रहा है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, राज्यों को ही बदल दिया जा रहा है और राज्यों की ही बात नहीं मानी जा रही। तो क्या कहीं ना कहीं यह संघवाद के विरोध में आता है कि नहीं आता? तो याद रखना, आर्टिकल 3 है वो भारतीय संघवाद के लिए सबसे घातक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे फेडरल सिस्टम के या फेडरलिज्म के अगेंस्ट सबसे वीकेस्ट आर्टिकल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? जो सबसे कमजोर आर्टिकल है वो आर्टिकल 3 है, क्योंकि ये भारत के राज्यों को संप्रभुता नहीं देता। क्योंकि ये संप्रभुता किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। ये बात आपको थोड़ी समझनी है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब तक हमने आर्टिकल 1, 2 और 3 के बारे में बात की, जहां हमने देखा कि भारतीय संसद को या भारत को ये पावर है कि वो नए राज्यों का सर्जन कर सकती है, दूसरे आउटर राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है। तो अब एक सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय संसद के पास ये पावर है कि भारत के किसी क्षेत्र को वो अन्य किसी राष्ट्र को दे सके? तो इसके लिए एक मामला हमें समझना है। देखिए, मामला है, भारत के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं नूर अहमद। ठीक है। अब पश्चिमी बंगाल के पास एक इलाका है जलपाईगुड़ी। कौन सा इलाका है? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी के अंदर जो बाहुल्य जनसंख्या है वो मुसलमान है और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ जाए, लेकिन वहां कुछ हिंदू परिवार भी रहते हैं। लेकिन जन बाहुल्य ज्यादा होने की वजह से बार बार ये प्रेशर डाला गया कि ये इलाका किसको दे दिया जाए? पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो 1958 के अंदर नेहरू नूर एग्रीमेंट होता है। याद रखना, क्या होता है? नेहरू नूर एग्रीमेंट 1958 में, जिसके तहत जलपाईगुड़ी वाला इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाता है। लेकिन बात यहां से शुरू होती है। उस इलाके के अंदर माना मेजोरिटी है वो इस्लाम को मानने वालों की थी, लेकिन कुछ हिंदू परिवार भी थे और वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, हम भारत के साथ रहेंगे। तो उन्होंने बार बार तत्कालीन राष्ट्रपति को ये पत्र लिखा और राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर राय मांगी कि आप मुझे सुझाव दीजिए कि क्या भारतीय संसद को यह शक्ति है कि वो बिना किसी संविधान संशोधन के भारतीय क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य राष्ट्र को दे सकता है क्या? तो एक केस बनता है, क्या समझना यहां से, कि क्या भारतीय क्षेत्र के अध्यर्पण का मतलब है कोई इलाका किसी अन्य राष्ट्र को देना, अध्यर्पण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है? इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, तो नेहरू नूर एग्रीमेंट 1958 जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेरूबारी वाद के नाम से जाना, बेरूबारी केस के नाम से जाना। तो बेरूबारी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1960 के अंदर, याद रखना 1960 में जो बेरूबारी वाद हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये कहता है कि आर्टिकल 3 है वो अध्यर्पण की शक्ति नहीं देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 3 है वो संसद को अध्यर्पण की शक्ति नहीं देता। अध्यर्पण का मतलब है कि भारतीय संसद के पास ये पावर नहीं है कि वो भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को दे दे बिना किसी संविधान संशोधन के। क्यों दे दे? क्योंकि समझना कि अध्यर्पण की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे देश के क्षेत्रफल में कमी होती है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। और ये बात हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में पढ़ी थी, जहां पे क्या बात होती है? संघ व राज्य क्षेत्र। क्या बात होती है? संघ और राज्य क्षेत्र। अगर आपने कोई इलाका, राष्ट्र का कोई इलाका किसी अन्य राष्ट्र को दे दिया तो आपके देश की सीमा में, आपके देश की संघ और क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बेरूबारी वाद 1960 का फैसला देते हुए कि भाई आर्टिकल 3 है वो अध्यर्पण की शक्ति संसद को नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जब अध्यर्पण होता है तो देश के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है और क्षेत्रफल के लिए हमने एक आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद 1, जिसमें क्या कहा था? भारत और उसका राज्य क्षेत्र, और अनुसूची 1 जिसमें क्या कहा गया था कि जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो अनुसूची 1 में दर्शाए गए हैं, निर्दिष्ट हैं। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसके लिए आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत। संविधान में संशोधन की जो पावर है वो आर्टिकल 368 के तहत आती है। तो आर्टिकल 368 के तहत अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। याद रखना, इसके लिए जो नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 हुआ था और उसके अंतर्गत हमने जलपाईगुड़ी वाला इलाका पाकिस्तान को दे दिया था, तो उस पर यह वाद आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरूबारी का फैसला दिया 1960 में, तो कहा कि संशोधन करो। तो देखिए फिर होता है नौवां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, नौवां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, जिसके तहत
अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है और फिर बेरूबारी का जो इलाका है, जलपाईगुड़ी वाला इलाका है, वो पाकिस्तान को दिया जाता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? हमने देखा कि कोई क्षेत्र, भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को देने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। पॉइंट क्लियर? अब इसके संबंधित एक मामला और आप जानिए। सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है 1969 का। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में सीमा विवाद है और सीमा विवाद को निपटारा अगर किया जाए, सीमा विवाद का अगर निपटारा किया जाए तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह केवल कार्यकारी परिषद का एक क्रियाकलाप है। मतलब संसद कि जो एग्जीक्यूटिव है उसी का ये काम है, उसका ये फंक्शन है कि वो अपने हिसाब से इस समझौते का, इस जो विवाद है इसका निपटारा कर सकती है। तो पॉइंट याद रखना, अगर सीमा विवाद का निपटारा किया जाए तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब एक बात और देखना, हम देखेंगे, एक है किचातीव द्वीप। किचातीव द्वीप श्रीलंका और भारत के बीच में है और इसको लेकर सीमा विवाद था। 1976 के अंदर क्या हुआ, किचातीव द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। अब श्रीलंका को दे दिया तो इस बात पर 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया कि साहब आपने ये क्षेत्र श्रीलंका को दे दिया। अब ये क्षेत्र श्रीलंका को दिया है तो क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो आप ये कहेंगे कि आर्टिकल 3 के तहत कैसे आएगा? नहीं आएगा, ये तो ना ये कोई इतना बड़ा सीमा विवाद था, तो इसको चैलेंज किया गया। अब इसको सीमा विवाद भी नहीं माना गया और अध्यर्पण भी नहीं माना गया, इसलिए ये केस आज तक निलंबित है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने देखा आर्टिकल 3 का क्या महत्व है, साथ में आपने एक संलग्न क्वेश्चन देखा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।